अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो आंसर क्या होता बेटा 0 to 2। अगर मैं इसी में आपसे पूछता मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डिस्कशन कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर बात कर रहे थे ना, 6D तक हो गया था। मतलब डी ब्लॉक के जो कॉन्फ़िगरेशंस थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब डी ब्लॉक के बाद हमें जो अगले कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ने वो एफ ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। एफ ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे सिलेबस में, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स जब आपने देखे होंगे सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता तो गैडोलिनियम का पूछा जाता, और गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4F सीरीज, ठीक है। तो आइए 4F सीरीज और 5F सीरीज या एफ ब्लॉक जिसको हम बोल रहे हैं उनके कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एफ ब्लॉक की बात की जाए बेटा तो पहले तो एफ ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2 N-1D 0 और 1 और N-2F 1 to 40, ये एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट एफ ब्लॉक में दो सीरीज है, एक तो 4F सीरीज और एक 5F सीरीज। 4F सीरीज को लैंथेनाइड, लैंथेनॉइड या लैंथेनॉन्स कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है, और इन सब के लिए n का वैल्यू आ जाएगा 6। मतलब ये 4F सीरीज जो है ये बिलोंग करता है बेटा 6th पीरियड को। याद करिए f के साथ ये जो 4 लिखा हुआ ना ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा N-2। अगर N-2 का वैल्यू 4 है तो बेटा n का वैल्यू क्या निकल के आएगा 6, या फिर हम ऐसा बोले 4F सीरीज या लैंथेनाइड सीरीज बिलोंग्स टू 6th पीरियड। एफ ब्लॉक की शुरुआत आप जानते हैं 6th पीरियड से होती है। अब आगे इसमें बात करें लैंथेनाइड, लैंथेनॉइड या लैंथेनॉन बोलने के पीछे जो रीजन है वो क्या है कि एटॉमिक नंबर 57 वाला जो एलिमेंट होता है वो कौन होता है बेटा लैंथेनम, और लैंथेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट का जो सीक्वेंस होता है 58 to 71 जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा लैंथेनाइड, लैंथेनॉइड या लैंथेनॉन्स। रेयर अर्थ मेटल्स की बात करें, अर्थ मेटल्स का मतलब तो समझ में आ जाता है कि ये सारे के सारे पहली बात तो मेटल्स होंगे। कहां पर मिलेंगे? अर्थ से मिलेंगे, लेकिन ये अर्थ में अबंडेंस इनका ज्यादा है या रेयर अबंडेंस है बेटा रेयर अबंडेंस है, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा रेयर अर्थ मेटल्स। चलिए अब इनके कॉन्फ़िगरेशन पे मूव करते हैं। पहले तो इतना हमें पता है बेटा 58 से 71 वाले एलिमेंट्स हैं, तो सीरीज में लिख देता हूं। सीरियम से शुरू होगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 58। याद करने का तरीका जिन्हें पता हो है ना, सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम WW या ये भी लूटोगे, ठीक है। हाँ देखें ध्यान से, सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटोगे, या यबलू जैसा आपको याद हो याद रखिए। 58 के बाद ये लगातार कहां तक जाएगा बेटा 71 तक जाएगा सीरीज, तो 58, 59, 60, 61, 2, 3, 4, सिमिलरली 65, 6, 7, 8, 9, 70 एंड 71, ये पूरी सीरीज आ गई। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बेटा कंडेंस्ड फॉर्म में लिखने वाले हैं, इनर्ट गैस के फॉर्म में। याद करिए जिस पीरियड के एलिमेंट्स की हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं इनर्ट गैस उससे जस्ट प्रीवियस पीरियड का आएगा बेटा। तो हम लोग कौन से पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं बेटा 6th पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो 6th पीरियड के एलिमेंट्स में जो इनर्ट गैस आएगा वो कौन से पीरियड का आएगा बेटा 5th पीरियड का, और 5th पीरियड का इनर्ट गैस कौन होता है बेटा ज़ेनॉन। तो इन सब के अंदर जो आपको इनर्ट गैस देखने को मिलेगा वो ज़ेनॉन होगा बेटा, सबसे पहली बात तो ये। इसके बाद n का वैल्यू आप देखें, n का वैल्यू कितना दिख रहा है बेटा 6। इनर्ट गैस के अलावा ध्यान सुनिएगा, इनर्ट गैस के अलावा जो आगे की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको सबशेल्स दिख जाएंगे। जब आप n का वैल्यू 6 यहां रखोगे तो बेटा पहला सबशेल कौन आएगा 6s, फिर कौन आएगा बेटा 5d और फिर कौन आएगा बेटा 4f। तो यहां पर 3 सबशेल्स आपको देखने को मिलेगी, एक तो 6s, एक 4f और एक 5d। मैंने 6s पहले लिखा है, 5d बाद में लिखा और 4f बीच में लिखा है, क्योंकि जो ऑर्डर होता है वो सब डब वाला होता है, तो मैंने SFD के ऑर्डर में लिख दिया इसको। ये 6s, ये 4f, ये 5d, 6s, 4f, 5d, इतना आप नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इसके बाद हम लोग करेंगे। अब यहां पर ध्यान देंगे 2 मिनट के सब लोग। हम लोग अभी 4f और 5f मतलब पूरे एफ ब्लॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बेटा 4f सीरीज। 4f सीरीज को क्या बोला गया बेटा लैंथेनाइड, लैंथेनॉइड, लैंथेनॉन या रेयर अर्थ मेटल। अब देखो मैंने आपको बोला था 58 से 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं
ये सारे के सारे एलिमेंट कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं? 6 पीरियड को, ठीक है। 6 पीरियड के लिए इनर्ट गैस आपने कौन से पीरियड के लिए बेटा? 5th पीरियड की, प्रीवियस पीरियड की, ठीक है। सिमिलरली जब हम 5F की बात करें तो 5F सीरीज में एटॉमिक नंबर 89 जो कि एक्टिनियम होता है, एक एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स 90 से लेकर 103, इस सीरीज को एक्टिनाइड सीरीज बोला जाता है, या एक्टिनॉइड या एक्टिनॉन्स भी बोल सकते हैं इसको। और ये सारे जो एलिमेंट है एफ के साथ, ये जो वैल्यू 5 है बेटा, ये n-2 है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7। मतलब ये 7th पीरियड के एलिमेंट है बेटा, और 7th पीरियड के एलिमेंट के लिए इनर्ट गैस 6th पीरियड की आएगी, और 6th पीरियड की इनर्ट गैस कौन होती है? रेडॉन। इतना अपन ने लिखा। दूसरी बात, इनर्ट गैस के बाद बची हुई कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी बेटा? जनरल कॉन्फ़िगरेशन की। अगर आप n की वैल्यू 6 यहां पर रखेंगे तो 6s 5d 4f, 6s 5d 4f। और अगर आप n का वैल्यू 7 यहां पर रखेंगे तो 7s 6d 5f, 7s 6d 5f आपको देखने को मिलेगा। तो पहले तो ये अपन ने जनरल रिप्रेजेंटेशन समझा। अब आगे का पॉइंट सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक्चुअल में इस कॉन्फ़िगरेशन में 4F के सारे कॉन्फ़िगरेशन में 58 से 71 में क्या आपको ज़ेनॉन कंपल्सरीली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बेटा? दिख रहा है। दूसरी बात, अब इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। जरा जनरल कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखिएगा। क्या NS में जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है बेटा? फिक्स्ड है। NS 2 ही है। NS ना तो 0 to 2 है ना 1 to 2 है, ऐसा कुछ भी नहीं है। NS 2 ही है। यहां पर वेरिएबल है, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। यहाँ वेरिएबल है, 1 से 14 कुछ भी आ सकता है, लेकिन S के साथ ऐसा नहीं है। S फिक्स्ड है, 2 ही आएगा। अगर S2 आएगा तो बताइए कौन सा S2 आएगा बेटा? 6s2 इसके हिसाब से। सिमिलरली यहां पर मैं 6s2 भर दे रहा हूं, ध्यान से देखना। ये कॉन्फ़िगरेशन में ज़ेनॉन 6s2 आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। किसमें? 4F में। यहां आइए, यहां पर इनर्ट गैस कौन दिख रही है बेटा? रेडॉन। रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86, और यहां पर भी NS2 के हिसाब से S2 तो आएगा ही आएगा, और S2 आएगा मतलब क्या लिखा जाएगा बेटा? 7s2। ये फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये मैंने 7s2 लिख दिया सब जगह, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन तो यहां पर फिक्स्ड है। अब ध्यान सुनिए, यहां ज़ेनॉन 6s2 आएगा, वहां रेडॉन 7s2 आएगा, ये फिक्स्ड है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करिएगा जरा। 54 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया बेटा? 56। मतलब 56 आउट ऑफ 58 या आउट ऑफ 71, 56 इलेक्ट्रॉन जो भरने का तरीका होगा वो सेम होगा, और इसीलिए हम बोलते हैं इसको आप याद करोगे, अब तक 56 भरो। क्या बोल रहे हैं बेटा? अब तक 56 भरो। अब तक 56 भरो का मतलब है 56 इलेक्ट्रॉन जो है ना, 54 + 2, इनको भरने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब तक 56 भरो, तो 4F सीरीज में 56 इलेक्ट्रॉन भरने का जो सीक्वेंस है वो सेम है। यहां पर आइए, इसमें 86 तो ये है बेटा, और 2 ये है, ये फिक्स्ड है। मतलब यहां पर आपने अब तक 56 भरा या अब तक 88 भरा बेटा? अब तक 88। तो इसके लिए जो डायलॉग बन जाएगा, जैसे वहां पर हमने अब तक 56 भरो लिखा, यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं बेटा? अब तक 88 या 88 भर दो, ठीक है। अब तक 88 भरो। तो ये जो 2 लाइंस है ये फिक्स्ड है कि ऐसा तो कॉन्फ़िगरेशन में आने ही वाला है। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा, D और F की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? वेरिएबल, इसमें चेंज आ सकता है। अब मुझे बताइए, आउट ऑफ 58 आपने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया बेटा? 56, 56 भर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो मिला जुलाकर D और F में भरने। हो सकता है D में 0 आए 1 आए, हो सकता है यहां 0 आए 1 आए, पर आएगा इन्हीं दोनों में, है ना, क्योंकि S तो भर चुका। मुझे बताइए, यहां पर अब तक 56 भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3। वो 3 इलेक्ट्रॉन मिला जुलाकर D और F में भरने। यहां 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं D और F में आने। यहां पर आइए, 56 भरने के बाद 15 बचे, माइनस करना, 71 - 56 = 58। हाँ, तो वो जो 15 इलेक्ट्रॉन है वो मिला जुला कर किसमें बन रहे? D और F में। तो ध्यान सुनना, ये पैटर्न वहां भी आएगा। अब तक 56 और अब तक 88 भरने के बाद 2 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो D और F में भरने होंगे। अब तक 88 भरने के बाद 2 से लेकर अब तक 88 भरने के बाद 15, तो 2 से लेकर
15 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो आपको मिला जुला कर किसमें भरना है, डी और एफ में। यहां भी 2 से 15 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, वहां भी 2 से 15 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अब आगे का पॉइंट समझिए, उन 2 से 15 इलेक्ट्रॉन में डी और एफ में भरना है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो 0 या 1। अगर कोई मुझे यह बता दे कि उन 2 से लेकर 15 में किसके डी में 0 आएगा, क्योंकि डी में 2 ही वैल्यू आ सकती है, तो 0 या 1। एफ में तो 1 से 14 बहुत ज्यादा वैल्यूज है। कोई मुझे अगर ये बता दे कि किसके डी में 0 आएगा और किसके डी में 1 आएगा, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन क्या मैं एफ में भर दूंगा। तो अब उस तरफ जा रहे हैं। अब तक 56 में तो हमने एस भर दिया, बचे हुए 2 से 15 इलेक्ट्रॉन है वो डी और एफ में भरने हैं। अब उसके लिए डी और एफ के लिए आपको याद रखना है से गुड लक। क्या याद रखना है बेटा, से गुड और लक, पहला आखिरी और बीच वाला एलिमेंट। इनमें D1 आएगा, से गुड लक में D1 आएगा। डी में 2 ही वैल्यू आ सकती है, तो 0 या 1। अगर आपको यह बता दिया गया कि से गुड लक में D1 आएगा, मतलब बाकी सब में D0 आएगा, क्योंकि डी में या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, तो से गुड लक में D1 आएगा, बाकी सब में D0 आएगा। इससे हमें डी की वैल्यूज पता चल गई। अब अगर डी की वैल्यूज भी पता चल गई तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे बेटा, एफ में, सीधा सा। अब तक 56 भरो, से गुड लक में D1 आएगा, बाकी सब में D0 आएगा और बचे हुए इलेक्ट्रॉन एफ में। इधर देखिए 2 मिनट के लिए, से गुड लक पे ध्यान देते हैं। दिस इज सीरियम, दिस इज गैडोलिनियम एंड दिस इज ल्यूटेशियम। इसमें D1 आ गया, बाकी सब में क्या भर देता हूं बेटा, D0। और अब बाकी सब में D0 भरने के बाद सॉल्व करने का पैटर्न समझिएगा। मुझे बताइए, अब तक 56 भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे, 2 से लेकर 15। उन 2 में से आपने डी में कितना भर दिया, तो एफ में एक ही तो आएगा। अब तक 56 भरने के बाद कितने बचे थे, 3 में से डी में कितना भरा, 0, है ना। अब तक 56 भर दिया, 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे। 9 में से डी में 0, अभी ये 0 ही चल रहा है इसलिए यही बढ़ा देता हूं, 15 तो आ ही नहीं सकता। और आप देख सकते हो यहां पर भी F7 रिपीट हो रहा है, हाफ फील्ड, और F14 रिपीट हो रहा है, फुल फील्ड। तो इसको याद करने का तरीका क्या हो गया बेटा, अब तक 56 भरो, से गुड लक में D1 आएगा, बाकी सब में D0 आएगा और बचे हुए इलेक्ट्रॉन आप किसमें फिल कर दोगे, एफ में। अभी देखो, सॉल्व करते वक्त जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो हमें बहुत टाइम लग रहा है इसमें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझ। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, एग्जाम में इतना मेहनत नहीं करना होगा। एग्जाम में कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ आएगा, आपको सिर्फ टिक करना होगा। तो वहां पर क्या होगा, आपसे गैडोलिनियम पूछेगा, यही पूछता ही है सबसे ज्यादा बार, ठीक है, गैडोलिनियम पूछेगा। अब गैडोलिनियम पूछेगा तो पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए कि गैडोलिनियम कौन सी सीरीज को बिलोंग करता है, 4F। 4F में मैंने क्या बोला था, अब तक 56 बोला था या अब तक 88 भरा था, अब तक 56। तो आप पहले तो ये देख लोगे, क्योंकि 4 जो ऑप्शन होंगे ना, उनमें से 2 ऑप्शन में Xenon 6s2 दिया होगा और 2 ऑप्शन में Radon 7s2 दिया होगा। तो अपन पहले तो Xenon 6s2 वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। दूसरी बात, उनमें से एक ऑप्शन में, जो 2 ऑप्शन में आप पहुंचे, उनमें से एक में D0 दिया होगा और एक में D1 दिया होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि से गुड लक में क्या आता है बेटा, D1, बस उससे आपका आंसर आ जाएगा। वहां इतना मेहनत नहीं करना, बट अभी हम एक एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं इसलिए टाइम लगेगा। आइए इधर सेकंड वाले केस की बात करता हूं। 5F सीरीज को देखिए बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के। 5F सीरीज 4F के मुकाबले थोड़ा सा और टिपिकल है। क्यों टिपिकल है, क्योंकि आप देखो इधर डी में मैंने बोला क्या क्या आ सकता है, 0 और 1, लेकिन पूरे एफ ब्लॉक में, जैसे मैंने बोला था पैलेडियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है जिसके एनएस में 0 आता है, ऐसा कुछ यहां होता है। वैसे डी में 0 या 1 आना चाहिए एफ ब्लॉक के अंदर, मतलब इन सबके डी में 0 या 1 होना चाहिए, लेकिन थोरियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके डी में 0 और 1 नहीं आता, जिसके डी में क्या आता है बेटा, ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा कुछ होता है। तो ये यहां पर एक्सेप्शन आएगा, खैर अपन उसमें बाद में बात करते। पहले अपन ने क्या भर दिया बेटा, अब तक 88। अब तक 88 के बाद 2 से 15 इलेक्ट्रॉन बचे, उन 2 से 15 को मिला के मुझे डी और एफ में भरना है। अगर कोई मुझे बता दे कि कहां पर D1 आएगा और कहां पर D0 आएगा तो मेरा बाकी काम आसान हो जाएगा। आइए उस पर बात करते हैं, कहां D1 कहां D0। देखिए ये जो PA, U और NP है, 91, 92, 93, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, इन तीनों को मिला के मैं बोलूंगा पवन। क्या बोलूंगा, पवन, ठीक है ना। इस तरह से अपन ने याद कर लिया। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पवन। 91, 92, 93 है ना। पवन ने लोरी सुनकर 1D सिनेमा देखा। ध्यान सुनना, क्या बोला लाइन मैंने, पवन ने लोरी सुनकर या लोरी गाकर 1D सिनेमा देखा। इसका मतलब क्या हुआ,
मूवीज देखने जाते हैं, 1D 2D 3D वीडी है ना। ये जो पवन है आम आदमी है, गरीब बिल्कुल है ना, निहायत ही टुच्चा आदमी है बिल्कुल है। अब समझो ये जो गरीब आदमी है इसके पास पैसे नहीं थे, तो इसको 2D पिक्चर 3D में भी रिलीज हुई थी, 2D में भी रिलीज हुई थी, पैसे नहीं थे, तो सबसे सस्ती टिकट लेके गया पिक्चर देखने। तो कौन सी सिनेमा देखा इसने? 1D। 1D सिनेमा देखने का मतलब हो गया D1 आएगा। पवन ने लोरी गाकर या लोरी सुनकर 1D सिनेमा देखा, इसका मतलब यह हुआ कि पवन ये रहा सिनेमा और ये रहा लोरी। इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा? D1। ठीक है, तो इनके अंदर सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे और इन सब में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में आपको क्या देखने को मिल जाएगा बेटा? D1। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरी बात ध्यान सुनेगा, पवन क्यों गरीब आदमी था बताया मैंने अभी आपको ना, पवन ने क्या देखा? 1D सिनेमा देखा, लोरी गाकर सुनकर जो भी है सिनेमा देखा 1D। अब ये जो थोरियम है ना, इसको हम बोलेंगे थॉर। क्या बोलेंगे? थॉर। थॉर को जानते हो क्या? नहीं जानते तो जिंदगी खराब तुम्हारी। ठीक है, अब थोर जो है ना भाई, पवन 1D सिनेमा देख रहा है तो थोर भी मूवी देख लेगा। अब पवन अगर 1D देख रहा है तो थोर उससे 3D 2D ज्यादा हाईफाई नहीं बनना दिया। थोर जो है ना वो कौन सा सिनेमा देखेगा बेटा? 2D। और बाकी सब में मैंने बोला ना डी में या तो 0 आना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन थोरियम में एक एक्सेप्शन आएगा। थोरियम जो थोर है वो क्या देखेगा बेटा? 2D सिनेमा देखेगा और रेस्ट ऑल में D0 आएगा। रेस्ट ऑल D0 आएगा, मतलब मूवी नहीं देख रहे तुम्हारे जैसे पढ़ने वाले बच्चे। ठीक है ना? सुनो, पवन ने लोरी गाकर कौन सा सिनेमा देखा बेटा? 1D। थोर ने कौन सा सिनेमा देखा? 2D। बाकी सबने क्या देखा? मूवी नहीं देखी, D0 आ गया। ठीक है, आइए इधर थोर पे बात करते हैं। थोर में क्या आ गया बेटा? D2। और बाकी सब में क्या आ गया बेटा? D0। तो पवन लोरी सिनेमा D1, थोर D2, बाकी सब D0। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। मुझे बताइए 2 से लेकर 15 बचे हुए थे, उन 2 में से मिला जुला कर डी और एफ में भरना था। बताइए डी में 2 में से दोनों डी में चले गए तो एफ में क्या बचा बेटा? 0। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, अब तक 88 भरने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे। डी में कितना गया? 1। यहां आएगा 2, यहां 3, यहां 4, ये आ गया 94 आ गया। अब तक 88 भर दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6। 6 में से डी में क्या गया? 0। चेक कर लीजिए नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पे आइए 97 पे। अब तक 88 भरने के बाद 9 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं बेटा। डी में कितना गया? 0। यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, क्योंकि D0 चल रहा है। यहाँ 13, यहाँ 14 और यहाँ भी 14, ये कंडीशन आती है। ठीक है, अब पहले आप ये कॉन्फ़िगरेशन लिखें, फिर थोरियम के ऊपर बात करते हैं कि उसमें क्या चेंजेस है, क्या एक्सेप्शन है, उसके बेस पे क्या पूछा जा सकता है। से गुड लक विद D1 और पवन सिनेमा और लोरी D1। थोर जो है वो D2 और रेस्ट ऑल जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे 4F के हो चाहे 5F के हो, उनमें D0 आएगा। 4F सीरीज में अब तक 56 भरना है, मतलब जेनॉन 6s2 भरना है। और 5F सीरीज में अब तक 88 भरना है, मतलब रेडॉन 7s2 भरना है। क्वेश्चन एग्जाम में 4F का ही आएगा, 5F का अपन पढ़ ले रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में। ऐसा मैंने आपको डी ब्लॉक में भी 3D 4D 5D 6D जब हमने पढ़ा था तो मैंने बोला था कि 4D 5D 6D के क्वेश्चन पूछता नहीं है ना, तो ठीक है, लेकिन अब सिलेबस में दिए हुए इसलिए पढ़ना जरूरी है एक बार। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन गैडोलिनियम पूछा गया है, स्टार मार्क कर रखा है यहाँ पर ब्लू डब्बे में बंद करके, तो इसको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए ये। और गैडोलिनियम क्यों सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इसका कारण क्योंकि वो हाफ फील्ड है। तो फुल फील्ड क्यों नहीं पूछ लिया? हाफ फील्ड तो उसके आजू बाजू उसके ऊपर यूरोपियम, वो भी तो हाफ फील्ड है। गैडोलिनियम क्यों सबसे ज्यादा बार पूछा है? क्यों पूछा है? बहुत बढ़िया, अच्छा है, बहुत। ये कौन सा लॉजिक है? गैडोलिनियम सबसे ज्यादा बार इसलिए पूछा है क्योंकि एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन में वही दिया हुआ है। समझ में आया? अगर एनसीईआरटी ने पीछे क्वेश्चन में मान लो ल्यूटेशियम दिया होता तो वो पूछा जाता। तो सबसे ज्यादा बार गैडोलिनियम आने का रीजन है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछता है और एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन या जो एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चन उसमें गैडोलिनियम पूछा गया पर्टिकुलरली, तो इसीलिए वही क्वेश्चन एज इट इज उठा के पूछ ले। चले बेटा, है ना? अब ये 4F सीरीज के बाद जो 5F सीरीज है उसको याद करने का जो तरीका है उसको देख लें बोर्ड पे। पहले याद करने का जो सीक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा? तुम्हें पढ़ाऊं। ठीक है, पढ़ाऊं को ब्रेक कर देंगे 2 हिस्सों में। तुम्हें पढ़ाऊं, वो अलग रहेगा। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते, मेडोना लारा। इस तरह से याद करते हैं इसको। फिर से बोल दे रहा हूं, ध्यान सुन लेना। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर,
पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते। ठीक है, चलिए अब ये जो कॉन्फ़िगरेशंस थे यहाँ पर हमने पूरे 1 से लेकर 118 जो एलिमेंट्स हैं हमारे सिलेबस में सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। मेनली मैंने आपको बता दिया कॉन्फ़िगरेशन के जो क्वेश्चन आएंगे तो या तो 3D सीरीज जो कि स्कैंडियम टू जिंक है, या भी हमने 4F सीरीज की बात करी थी वहां से आएगा, या एस और पी ब्लॉक का जनरली पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात, थोरियम को जरा यहां पर ध्यान से देखिए। एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोलता है, यहां पर लिखा था NS2 N-1 डी में 0 या 1, पर यहां N-1 डी में क्या आ रहा है बेटा 2, तो ये उस जनरल कॉन्फ़िगरेशन का क्या है बेटा एक्सेप्शन, ऐसा बोल सकते हैं, उसका वायलेशन हो रहा है। कायदे से एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे पैलेडियम को हमने जब इंक्लूड करा था तो हमने 0 to 2 बोला था, वैसे एफ ब्लॉक का अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसके बेसिस पे बनाया जाए तो NS2 N-1 डी 0 और 1 के बदले 0, 1 और 2, और N-2F में 1 से 14 के बदले 0 से 14 होना चाहिए, ज्यादा अप्रोप्रिएट जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा एफ ब्लॉक का। लेकिन एनसीईआरटी वही लिखता है जो अपने यहां लिखा था, और इसीलिए हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, हीलियम के बारे में जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखाया था तो मैंने बताया था कि दो तरह से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन होता है, एक तो बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन और एक बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। हीलियम का जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो बेटा उसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2। 1s2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, मतलब उसको s ब्लॉक का मेंबर माना जाना चाहिए, और प्रॉपर्टी के बेस पे उसको p ब्लॉक में रखा गया। सेम कहानी थोरियम के साथ है बेटा। थोरियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो, इसको मेंबर किसका माना गया, 5s सीरीज या f ब्लॉक, पर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन f में तो गया ही नहीं। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन f में गया या d में गया बेटा, d में। तो अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो उसे कौन से ब्लॉक का मेंबर माना जाना चाहिए, डी ब्लॉक का। तो थोरियम बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन should have been considered as a member of D block, but it is considered as a member of F block based on the properties। कैसी प्रॉपर्टी बेटे, जैसे थोरियम रेडियो एक्टिव है, ये सारे रेडियो एक्टिव, जैसे थोरियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, पूरा F ब्लॉक चाहे 4F हो चाहे 5F हो, पूरे F ब्लॉक की एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन में जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो क्या होती है बेटा +3। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है थोरियम की जो कहीं ना कहीं 5F सीरीज से मैच होती है, और इसीलिए इसको प्रॉपर्टी के बेस पे किसका मेंबर माना गया बेटा, F ब्लॉक का। चलिए अब आगे बढ़ता हूं, कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने, और ये क्वेश्चंस है ना ऐसे हैं कि अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चंस आएंगे तो बच्चों की गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने याद करी है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने के पहले आपको एक बात बोली थी कि कॉन्फ़िगरेशन में जो हिडन कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी वजह से मैक्सिमम टाइम बच्चों के क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा, गलत होते हैं। अब हिडन कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब क्या है, तो हिडन कॉन्फ़िगरेशन में 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं जो आज हम लोग समझ रहे होंगे। मैं पहले एक चीज आपको बता रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। बेटा अगर मैं बोलूं कि मैंने n या जो शेल नंबर है ना, n का मतलब है मैं शेल नंबर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, n से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से दिखाते हैं हम इसको। अगर मैं n की वैल्यू क्या कर दूं बेटा, फिक्स कर दूं, n की वैल्यू क्या कर दूं, फिक्स। मतलब मैंने आपको ये बोल दिया कि सपोज n का वैल्यू 1 है, फिक्स कर दिया कि 1 के लिए ही मैं बात कर रहा हूं, या मैंने बोल दिया n = 2 के लिए, या 3 या 4 ले रहा हूं। क्यों 4 ले रहा हूं उसका कारण बता देता हूं आपको। पहले शेल में, पहला लेक्चर याद करिए, पहले शेल में कितना सब शेल होगा, ए, कौन, s, कौन सा, 1s। सेकेंड शेल में 2 सब शेल, s और p, 2s एंड 2p। थर्ड शेल में 3 सब शेल, 3s, 3p, 3d। चौथे शेल में 4 सब शेल, s, p, d, f, है ना। तो मैं यहाँ n का वैल्यू 4 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, तो मुझे s, p, d, f की जरूरत है, तो इसीलिए मैंने कम से कम 4 लिया। 4 के आगे भी आप जा सकते हैं। अब देखो, किसी भी सेम शेल नंबर के लिए, किसी भी सेम शेल नंबर, पीरियड नहीं बोल रहा हूं, किसी भी सेम शेल नंबर के लिए, भैया फोर्थ शेल में 4 सब शेल होंगे, 4s, 4p, 4d, 4f। हमेशा सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का जो ऑर्डर होगा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो सीक्वेंस होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s में जाएगा, फिर p में जाएगा, फिर d में जाएगा, और फिर f में जाएगा। बहुत ध्यान सुनो, सेम शेल में हमेशा किसी भी सेम शेल में इलेक्ट्रॉन पहले उस शेल के s में जाता है, फिर उसी शेल के p में, फिर उसी शेल के d में, फिर उसी शेल के f। सर ये बात हजम नहीं हो रही, अभी थोड़ी देर पहले तो आप सब डब सड़प पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, और अभी आप बोल रहे हो s, p, d, f। वहां पर जब हम सब डब की बात कर रहे थे वहां शेल नंबर अलग थे, वहां n था, n-2 था, n-1 था, n था। अगर शेल नंबर चेंज कर दो आप, अगर मैं ये n फिक्स नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं कोई भी n में जा सकता है,
तो फिर सब डब वाला ऑर्डर यूज होगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि शेल नंबर फिक्स है, तो बेटा सेम शेल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हमेशा पहले उस शेल के एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ में होगा। ये बात पक्की है, ध्यान सुनना, अब इसको प्रूफ करेंगे। मान लीजिए मैंने बोला एन का वैल्यू क्या ले लिया, 3, तो थर्ड शेल में 3 ही सब शेल होते बेटा, एस, पी और डी, एफ होता नहीं है इसमें, ठीक है। तो सेम शेल नंबर के लिए इलेक्ट्रॉन का फिलिंग का सीक्वेंस हमेशा पहले एस, फिर पी, फिर डी, यही होगा, पक्की बात है। अगर मैंने शेल नंबर बोल दिया 5, तो इसमें 5 सब शेल होंगे, एस, पी, डी, एफ और जी। पर जी में इसलिए नहीं कंसिडर, अभी तक इसकी जरूरत पड़ी नहीं है। सेम शेल, कोई भी सेम शेल की बात करो, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर एसपीडीएफ होते हो तो, जैसे फर्स्ट में तो एस ही होता है, सेकंड में तो एसपी ही होता है, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन पहले हमेशा किसी भी शेल के एस में जाता है, फिर उस शेल के पी में जाता है, फिर उस शेल के डी में, फिर एफ में, सो ऑन। यही सीक्वेंस होगा। क्यों होगा ये सीक्वेंस? औपा रूल का सीक्वेंस बेटा। सीक्वेंस याद करिएगा, औपा रूल का स, सप, सप, सड़प, सड़प, सप, डप, सप, डप, ये सीक्वेंस n, n-2, n-1 सब इस तरह से, ठीक है। अब याद करो, मैं यहां पर देखो, यहां पर शेल नंबर अलग है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, अलग अलग शेल नंबर आपको दिख रहे हैं। लेकिन बाय चांस मैंने शेल नंबर फिक्स कर दिया, कौन सा? 4, तो आपको सिर्फ 4 वाले दिखने चाहिए। 4 का सबसे पहले ये आ रहा है, इससे पहले 4 नहीं आया, फिर 4 का ये आ रहा है बेटा। बीच में कोई और आ सकता है, लेकिन मुझे उस बीच वाले को देखना ही नहीं, मुझे सिर्फ 4 वालों को देखना है बेटा। फिर कौन आ रहा है? 4 का डी, और फिर कौन आ रहा है बेटा? 4 का एफ। अब देखो, अगर मैं फोर्थ शेल की बात कर रहा हूं, एन अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन क्या सबसे पहले उसके एस में जा रहा है, फिर उसके बी में, फिर उसके डी में, फिर उसके एफ में। बीच में किसी और में जा सकता है, पर वो जो किसी और में वो जा रहा है, उसका शेल नंबर अलग होगा। हम सेम शेल की बात करें, मान लीजिए मैंने शेल नंबर क्या कर दिया? 3, तो मुझे बताइए 3 वालों में देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 3 के एस में, फिर किस में जा रहा है बेटा? 3 के पी में, और फिर किस में जा रहा है बेटा? 3 के डी में। मतलब अगर सेम शेल नंबर की बात की जाए, तो इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का सीक्वेंस हमेशा पहले किसी भी शेल के एस, फिर उसी शेल के पी, फिर उसी शेल के डी, किसी भी शेल के पहले एस, फिर उसके पी, फिर उसके डी, फिर उसके एफ। अब 5 को देख लीजिए, सबसे पहले 5 एस में जाएगा, फिर 5 के पी में, फिर 5 के डी में, फिर 5 के एफ। ये पक्की बात। तो एक पॉइंट अभी हमने यहां पर समझा कि जब सेम शेल नंबर की बात होती बेटा, तो एनर्जी या फिलिंग का जो सीक्वेंस होता है वो एस पी डी एफ होता है। लेकिन अगर शेल नंबर n, n-1, n-2 आप कुछ भी ले सकते हो, तो सीक्वेंस जो होता है वो सब डब होता है। जब आप शेल नंबर चेंज कर सकते हो अगर, तो सीक्वेंस होगा स, फ, ड, प। लेकिन आप शेल नंबर देखिए, शेल नंबर वेरिएबल है, चेंज है। तो दो तरह की बातें होती है, एक जहां पर आप शेल नंबर कांस्टेंट रखते हुए एनर्जी का सीक्वेंस देख रहे हैं, और एक जहां पर आप शेल नंबर चेंज करते हुए एनर्जी का सीक्वेंस देख रखे हैं। तो ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये अभी बताया, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, नोट बनाइएगा, लिखिएगा। फॉर सेम शेल नंबर, for same shell number, for same shell number, electrons are always filled, for same shell number, electrons are always filled in the order, for same shell number, electrons are always filled in the order S, then P, then D, then F. Electrons are always filled in the order S, then P, then D, then F, SPDF. For same shell number, electrons are always filled in the order SPDF. ठीक है, आइए अब इस पे बात करते हैं। अभी हम लोगों ने ये रिप्रेजेंटेशन बेटा समझा। अब इसमें एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बेटे। हम लोग ऐसे लिखते हैं NS, इधर देखो NS है ना, याद करो। S के साथ हम क्या लिखते थे? N, P के साथ हम क्या लिखते थे? N, D के साथ हम क्या लिखते थे? N-1, और F के साथ हम क्या लिखते थे? N-2। और कहीं ना कहीं यही तो हमको कॉन्फ़िगरेशन में भी इस्तेमाल में आने वाले हैं, ठीक है। क्या n किसी एक शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है? हाँ, कोई भी होगा, आउटर मोस्ट पेनल्टीमेट पर करता तो है। क्या n-1 भी किसी शेल को रिप्रेजेंट करता है? हाँ। क्या n-2 भी किसी शेल को रिप्रेजेंट करता है? हाँ। वो शेल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। मुझे बताइए, किसी भी शेल में अभी कौन सा शेल दिखा रखा है आपको? n। ये जो अपन लिखते हैं ना, ये कंडेंस फॉर्म है, इसको एक्सपांड करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? एक्सपांड। अब ध्यान सुनना, यहां पर मैंने शेल नंबर कौन सा दिखा रखा है? n।
और मैंने क्या लिखा हुआ है S। यहां पर मैंने शेल नंबर कौन सा दिखा रखा है N, और मैंने क्या लिखा हुआ है P। यहां पर मैंने शेल नंबर कौन सा दिखा रखा है N-1, और मैंने क्या लिखा हुआ है D, और मैंने यहां पर शेल नंबर क्या दिखा रखा है बेटा N-2, और मैंने क्या दिखा रखा है N-, जैसे NS दिखाया, इसका मतलब क्या, किसी भी सेम शेल में, किसी भी सेम शेल में इलेक्ट्रॉन क्या सबसे पहले उस शेल के S में जाएगा। तो ये आपको बोल रखा है कि उस शेल के S में इलेक्ट्रॉन है, और अगर S में इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है मतलब इसके आगे PDF में इलेक्ट्रॉन अभी तक नहीं गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले S में जाएगा, फिर उसके P में, फिर उसके D में, फिर उसके F में। इधर बताइए यहां आपको क्या दिख रहा है NP। ये आपको बोल रखा है कि N के P तक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। अगर N के P तक इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो क्या उससे पहले, क्या N के P तक अगर इलेक्ट्रॉन गया है तो क्या N का S पहले भरा होगा कि नहीं भरा होगा बेटा? भरा होगा, ये पक्की बात है। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर P में 1 से 6 तक कुछ भी है तो ये तो भरा होगा ही होगा, तभी इलेक्ट्रॉन P पे गया होगा, अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मुझे बताओ यहां पर शेल नंबर कौन सा है N-1। कोई भी शेल हो सकता है, N हो सकता है, N-1 हो सकता है, जिस शेल की आप बात कर रहे हो, शेल नंबर कुछ भी हो सकता है, पर जिस शेल की आप बात कर रहे हो सेम शेल नंबर में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली डी में नहीं जा सकता। पहले उस शेल का S भरा होना चाहिए, P भरा होना चाहिए, फिर डी का जो भी लिखा हुआ है यहां पर 1 2 3 4 5 6 जो भी दिया है, फिर डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर मैंने ऐसा लिखा N-2F7, इसका कहने का मतलब यह है कि किसी भी सेम शेल में इलेक्ट्रॉन F तक गया हुआ है, पर F तक डायरेक्टली नहीं जा सकता बेटा। उस शेल का पहले S, P और D भरा होगा, तब जाके F में इलेक्ट्रॉन ने एंट्री की होगी। तो हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, अगर मैंने ये लिखा है N-2F, इसका मतलब ये है कि N-2 का S, P, D तो भर चुका है, हमने सिर्फ F रिप्रेजेंट कर दिया है। जब हम N-1 D लिख रहे हैं, इसका मतलब है N-1 का S और P भरा हुआ है, हमने सिर्फ D रिप्रेजेंट करा है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, मान लो मैंने बोला 6s2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये पता होना चाहिए कि भाई 1s 2s 3s 4s 5s तो भरे ही होंगे, तब जाके तो इलेक्ट्रॉन 6s में गया होगा। अगर मैंने 6p दिखा दिया, आपको समझ में आना चाहिए कि 6p में तो तब जाएगा ना जब 6s भरा होगा। तो ये आपको समझना होता है, ये हिडन कॉन्फ़िगरेशन है बेटे। अगर ये समझना आ गया तो आप कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस में कभी गलती नहीं करेंगे, और अगर ये समझ नहीं आता तो आपसे जब चाहे तब क्वेश्चन गलत करवा दिया जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, determine the number of electrons present in penultimate shell of determine the number of electrons present in penultimate shell of D block elements. पेनल्टीमेट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ऑप्शंस आपके सामने लिखे गए 4। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा, एक बात सुनना है ना ध्यान से ना, क्वेश्चन में ऑप्शन जो भी है देख लो, मैं अभी बताऊंगा भी नहीं, कुछ भी नहीं, आपको सॉल्व करना है। पहली बात, मैं 1 मिनट का समय दूंगा आपको, 1 मिनट में आपको कुछ ना कुछ अपने दिमाग में लॉजिक डेवलप कर लेना, भले सही करो चाहे गलत करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर आपको क्वेश्चन में दिमाग लगाना है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करोगे, देखो मैं बताते जाऊंगा उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे बताना है, मैं बता दूंगा चले जाऊंगा, लेकिन जब तक आप अपना लॉजिक डेवलप नहीं करोगे तब तक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे। क्योंकि आप जब करोगे और मैं जब बताऊंगा तो आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि हम जो सोच रहे थे वो सही है या हम कुछ और गड़बड़ कर रहे थे, वो तभी डेवलप होगा जब आप खुद लॉजिक अपने डेवलप करेंगे। ठीक है, मतलब डेवलप करेंगे। तो आप सबसे पहले इन चारों के लिए ऑप्शन कौन सा हो सकता है सोच लीजिए, बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं सुनता भी नहीं, लगा लेने का। चलिए अब इधर ध्यान देंगे 2 मिनट। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करें अच्छे से। क्वेश्चन में क्या पूछा? अब इस क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे। पहली बात, आप क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी पूछिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, मतलब कहीं ना कहीं या तो एटॉमिक नंबर दिया होना चाहिए क्वेश्चन में, तभी आपको पता चलेगा। जैसे सोडियम बोल देता आपको समझ में आ जाता 11, या एटॉमिक नंबर 11 दे देता तो इस तरह से समझ में आता। या फिर क्वेश्चन में आपको कोई एलिमेंट दिया होगा, जैसे सोडियम, या फिर एटॉमिक नंबर 11, ऐसा कुछ देना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट दिया है या पर्टिकुलर ब्लॉक दिया हुआ है? ब्लॉक। मान लीजिए अभी मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ब्लॉक, ऐसा क्वेश्चन है। मान लो मैं क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसा देता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जिंक, डी ब्लॉक ना बोल के कोई एलिमेंट देता,
तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए था कि हमको फिर जिंक के पीछे पड़ जाना है, मतलब जिंक का कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना पड़ता। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट तो आपको दिया नहीं, पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं दिया, पर पर्टिकुलर ब्लॉक दिया है। मतलब इसका मतलब मुझे सिर्फ जिंक का कॉन्फ़िगरेशन देखना है या पूरे डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन, पूरे डी ब्लॉक का। अब पूरे डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन देखना है, मुझे क्या देखना पड़ेगा, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। और डी ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, वो NS0 to 2 और N-1D 1 to 10 होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अब ये आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट सुने। डी ब्लॉक की बात हो गई, हमने उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अगर जिंक बोलता तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिख देते, अगर क्लोरीन बोलता तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिख देते। आगे बढ़ते, दूसरा पॉइंट, इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको दो शेल दिख रहे हैं, एक तो N जिसको हम आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, और एक N-1 जिसको हम पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, कोई एक शेल फोकस कर रखा होगा, वो शेल कौन सा है बेटा, पेनल्टीमेट शेल। मतलब अब हमारा सारा का सारा ध्यान N पे आ जाना चाहिए या N-1 पे आ जाना चाहिए, N-1 पे, तो क्वेश्चन में पूछा इसी के बारे में। अगर क्वेश्चन में बोलता आउटर मोस्ट शेल तो मैं इस पे फोकस करता। अब देखो, अभी बोला है पेनल्टीमेट, हमारा ध्यान इस पे आ गया। दूसरी बात, आपसे पूछा है कि डी ब्लॉक के पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको आंसर क्या दिख रहा है बेटा, बताइए। चलिए, यहां पर अभी 1 to 10 दिख रहा है, तो अभी अपने को क्या दिखेगा, N-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 to 10। तो क्या होगा, जैसे ही ये दिखेगा ना, बच्चा आंसर ही लगाएगा, जो कि गलत है, ठीक। इनऑर्गेनिक में आपको कॉन्फ़िगरेशन का अगर क्वेश्चन है तो दिखा दिखा के गलती कर सकता है। देखो, मैंने क्वेश्चन में आपको ये दिया नहीं था, अगर मैं ये दे देता ना और ज्यादा गलती दिया तो हो सकता है अभी तो कुछ बच्चों को कॉन्फ़िगरेशन ही ना आता तो बच जाए, छोड़ देंगे क्वेश्चन। मैं लिख के देता हूँ कि डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन ये है और पेनल्टीमेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सब अटेम्प्ट करते और आंसर 1 to 10। क्यों, क्योंकि दिख रहा हुआ है। एक बात बताइए, N-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 to 10, लेकिन आपसे N-1 के डी सबशेल के बारे में पूछा क्या, नहीं, आपसे पूरे N-1 के बारे में पूछा है। किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली डी में नहीं जा सकता, पहले उसी शेल का S भरेगा, फिर उसी शेल का P भरेगा, फिर जाके उस शेल के डी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, ये कंप्रेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा अपने। अब एक्सपांड करेंगे तो यहां पर दो शेल आपको दिख रहे हैं, N और N-1, क्योंकि अभी मैंने N-1 पूछा, हो सकता है क्वेश्चन में N पूछ ले, इसलिए हम दोनों की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, दो शेल है, पहले हम N को फिक्स करते हैं, इसकी बात करेंगे फिर इसकी बात करेंगे। अभी NH शेल में, किसी पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, उसके S में, और आपको दिखा भी क्या रखा है, S। मतलब यहां इसके अलावा इलेक्ट्रॉन अभी तक कहीं नहीं गया है। यहां पर जब किसी पर्टिकुलर शेल की मैं बात करता हूं, तो किसी पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली उसके डी में जा सकता है क्या, नहीं, पहले उसका S भर चुका होगा, फिर उसका P भर चुका होगा, तब जाके उसके डी में इलेक्ट्रॉन्स ने एंट्री की होगी। अब यहां जो भी दिया वो लिख दीजिए एज इट इज। अब मुझे बताइए, N-1 शेल में, जो कि पेनल्टीमेट शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन, बेटा ये तो फिक्स है, ये वेरिएबल है, तो 8 तो आएंगे ही आएंगे। और डी में अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो 8 + 1 9, और अगर डी में मैक्सिमम 10 आए तो 8 + 10 18। कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी आती है वो 9 to 18 आती है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो आंसर क्या होता बेटा, 0 to 2। अगर मैं इसी में आपसे पूछता, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, 18, मैक्सिमम 9 to 18 में मैक्सिमम क्या, 18। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, 0 to 2, मैक्सिमम क्या है बेटा, 2। मिनिमम पूछता 0। इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। चलिए, ये नोट करें, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरे एक बात और समझ लेना, इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, तो ये रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि सबका मीनिंग सेम है बेटा। ऐसा लिख दूं या ऐसा लिख दूं, एक ही बात है। और इसको हम एक्सपांड करके ऐसे भी लिख सकते हैं, N-1 का H2, N-1 का P6, N-1 का D1 to 10, ये सब एक ही बात है। ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, मीनिंग सेम है। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, determine the number of electrons present in pre-penultimate shell. Determine the number of electrons present in pre-penultimate shell of F block elements. Pre-penultimate shell of F block elements. Pre-penultimate shell of F block elements. Options यहां पर दिए हुए आपको क्वेश्चन नंबर 2 के। करेक्ट आंसर इज 4th, डी ऑप्शन, 19 to 32।
शाम को रिवीजन क्लास ए सर, मैकेनिक्स, शाम 6 बजे, रूम नंबर 403, ए सर। शाम को आपके एजी सर की क्लास है, कौन सी कितने बजे से? 5 से 7 क्लास है इनकी पहले से, बता दो सबको। चले, है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बेटा यहाँ पर। चले बेटा इधर ध्यान देंगे 2 मिनट के लिए। अरे इधर ध्यान दो, यहाँ टाइम पे नहीं लिखोगे तो फिर इसकी भी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी ना, इसीलिए लिखने पे ध्यान दो। हाँ, सारा खेल वही है। देखो टीचर को पढ़ाने में उतना ही टाइम लगता है, तो मेरे को जो बोलना है वो फिक्स है। मैं आपके बैच में भी वही बोलूंगा, दूसरे बैच में भी वही बोलूंगा, ठीक है। सब फिक्स है, स्क्रिप्टेड है पूरा, सब याद है ना, दिमाग में इतनी बार बोल चुके, याद हो चुका है। समय उतना ही लगना है पढ़ाने में। मुश्किल से शुरू से आखिरी तक में 20 से 25 मिनट का डिफरेंस आता है पढ़ाने में। धीरे पढ़ा दिया तो 20-25 मिनट ज्यादा लग जाएंगे। सारा टाइम लिखने का होता है। अगर आप 2 मिनट में लिख लेते हो तो 2 मिनट बाद टीचर चालू हो जाएगा टेप रिकॉर्डर, और आप 10 मिनट में लिख रहे हो तो 10 मिनट बाद टेप रिकॉर्डर चालू होगा। सारा डिफरेंस जो टाइम का आता है, सिलेबस कम जल्दी खत्म होने में, बाद में खत्म होने में, वो लिखने का होता है। बात ध्यान रखना हमेशा। चलिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। NS2, N-1D 0 और 1 और N-2F 1 to 14, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? F ब्लॉक। आपको क्वेश्चन में भी F ब्लॉक बोला है, और F ब्लॉक में आपको 3 शेल दिखते बेटा, आउटर मोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल और प्री पेनल्टीमेट। आपको क्वेश्चन में कौन सा शेल बोला बेटा? प्री पेनल्टीमेट शेल बोला है। अब बोला है कि प्री पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो जल्दबाजी में क्या करेंगे कि अपने को ये कॉन्फ़िगरेशन दिखते ही अपन 1 to 14 टिक करके आ जाएंगे, जो कि गलत है। क्या ये एक्सपांडेड कॉन्फ़िगरेशन है या कंप्रेस्ड है बेटा? कंप्रेस्ड है, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। तो मैं एक्सपांडेड कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, आप भी बता सकते हैं। 3 शेल है, एक N-1 और एक N-2। सबसे पहले कौन से शेल की बात करता हूं बेटा? N। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा? S में। आपको दिखा भी S रखा है, इसका मतलब इसमें कुछ भी हिडन नहीं है। N-1 पे आते हैं, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें जाएगा? S। और दिखा क्या रखा है? D। इसका मतलब इस D से पहले S और P भर चुका होगा बेटा। हाँ, और D में 10 भर दूं क्या? नहीं, जो है यहां वही भरना, जल्दबाजी में 10 मत भर देना। N-2 में आपको क्या दिखा रखा है? F। कितना दिखा रखा है? 1 to 14। पर क्या डायरेक्ट N-2 के F में इलेक्ट्रॉन गया होगा क्या बेटा? नहीं, पहले N-2 का S, फिर P, फिर D। अब देखो इसमें ये तो फिक्स्ड है, वेरिएबल ये है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तो आएंगे ही आएंगे। और F में अगर 1 आ गया तो 18 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 19। और 18 तो आएंगे ही आएंगे, और F में अगर 14 आ गए मैक्सिमम, तो रेंज 19 to 32 हो जाएगा, और करेक्ट आंसर ही हो जाएगा नोट करने से। तो ये हिडन कॉन्फ़िगरेशन को देखना आना चाहिए। सेम शेल में N-1D अगर लिखता है, इसका मतलब ये है कि N-1D से पहले उसी का SP भरा होगा। N-2F लिख रहा है, मतलब उसका SPD ऑलरेडी फिल्ड होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग general electronic configuration, which of the following general electronic configuration represents alkaline earth metal? Which of the following general electronic configuration represents alkaline earth metal? नोट कर लें से, ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अभी आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि इन 4 कॉन्फ़िगरेशन में से कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल को रिप्रेजेंट करता है। अब थोड़ा सा आइडिया तो हमें लग जाना चाहिए कि अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब मैं कौन से ब्लॉक की बात कर रहा हूं बेटा? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं बेटा? 2, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। और ग्रुप नंबर 2 को क्या बोलते हैं हम? अल्कलाइन अर्थ मेटल। बाई चांस ये क्वेश्चन अल्कली मेटल के लिए होता तो हम ग्रुप 1 को देख रहे होते। मतलब अभी हमारा फोकस कौन से ब्लॉक पे? एस ब्लॉक। अच्छा, एस ब्लॉक होने के लिए क्या कंडीशंस है, पहले हम इस पे आते हैं। अगर ये पूछा है तो 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिए होंगे कम से कम। NS1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि NS1 होता तो अल्कली मेटल पूछता, और अभी आपसे अल्कलाइन अर्थ मेटल पूछा है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन NS2 में से कोई होना चाहिए। मतलब अपने को इतना पता चल गया, ऑप्शन बी या डी में से कोई सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना मैं जो बता रहा हूं। ये अगेन हिडन कॉन्फ़िगरेशन वाली जो मैं बातें कर रहा था उससे रिलेटेड पॉइंट है, ध्यान सुनना, ध्यान समझना बेटा। ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार यूज करना अपने को समझ में आना चाहिए कि कैसे इसको यूज करते हैं। पॉइंट को याद करिए। पीरियोडिक टेबल का आउटलाइन डायग्राम हम लोग कई बार बना चुके हैं। इस तरह का डायग्राम होता है। ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। किसी भी पीरियड में इलेक्ट्रॉन की एंट्री हमेशा एस से शुरू होगी, पी पर खत्म होगी, बीच में कौन आएंगे? डी और एफ। क्या इनके इलेक्ट्रॉन फिल करने का सीक्वेंस NS, N-2F, N-1D और NP हुआ करता था बेटा? हाँ।
एस से शुरू होता था, पी पर खत्म होता था, रिवर्स में डी और एफ आया करता था। बहुत बढ़िया। और सब डब किसके बर्तन गिरे? है खाना पीना नहीं, मतलब भविष्य की सोच रहा बेटा, जैसे बर्तन गिरते रहेंगे जीवन में। एसपीडीएफ सुनो, सब डब, ठीक है, संभालो बेटा आराम से, ऐसे काम करते इत्मीनान से करते, ठीक है। सब डब, खटर पटर नहीं चलना। चलिए आइए था, सब डब की बात करें। एक बात समझो, अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो क्या उसको एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं? हाँ। पी में गया तो, डी में गया तो, एफ में गया तो, ये तो पढ़ चुके हैं अपन। अब अभी हमें जो एलिमेंट पहचानना है वो कौन से ब्लॉक का होना चाहिए बेटा? एस ब्लॉक। तो अब इसको समझना, अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट में जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है उसमें NS1 NS1 NS2 NS2 तो आपको दिख रहा है, मान लो NS में तो इलेक्ट्रॉन है, पर NS में इलेक्ट्रॉन होने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन NP तक पहुंच गया, कहां तक पहुंच गया, तो बताइए वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा या पी का होगा? NP बोल रहा हूं, N-1 पी नहीं बोल रहा हूं, NP बोल रहा है ना। NS में होने के साथ साथ अगर इलेक्ट्रॉन NP तक पहुंच गया, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन S में एंटर हुआ या P में एंटर हुआ? P में। मतलब वो कौन से ब्लॉक का हो जाएगा? P ब्लॉक। मुझे P ब्लॉक का एलिमेंट चाहिए या S ब्लॉक का चाहिए? S। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए या खाली होना चाहिए? खाली। ये पहली बात समझो। मुझे बताइए, अगर NS में इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन N-1 D में चला गया तो क्या वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया कि डी में गया? डी में गया। अरे डी में गया, इधर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन की फिल होने का सीक्वेंस यही होता है, या अब्बा रूल है बेटे। इसके बाद इसमें गया, याद करो, 4s के बाद ही तो 3d आता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इधर नहीं, इधर फिल होता है, ऐसे। तो सुनिएगा, शेल नंबर से मत देखिए, एनर्जी से देखिए। अगर किसी एलिमेंट में 4s फिल होने के बाद या ns फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन n-1 d तक चला गया तो इसका मतलब यह है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन s में नहीं गया, d में गया। अगर डी में इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब वो एस ब्लॉक का होगा या डी ब्लॉक का होगा? डी ब्लॉक। और हमें अभी कौन सा ब्लॉक चाहिए? एस। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या खाली होना चाहिए? खाली। अगर यहां इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ यहां आ गया तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट बन जाएगा बेटा, और हमें एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं चाहिए, इसलिए ये भी क्या होना चाहिए? खाली। ध्यान सुनना, इसे एक रूल बना रहे हैं कि अगर किसी एलिमेंट को एस ब्लॉक का होना है तो उसके लिए रूल क्या है? एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए एनएस में 1 या 2 होना चाहिए। ऑब्वियसली लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाना चाहिए तो कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2, लेकिन साथ साथ N-2f, N-1d और NP खाली होना चाहिए। एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए, ध्यान सुनेगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए एनएस में 1 या 2 होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ N-1d, N-2f और NP खाली होना चाहिए। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, नोट बना के लिखिएगा, ऐसे हिंदी में बोल दे रहा हूं, लिख लेना, है ना। एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए, एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए एनएस में 1 या 2 होना चाहिए। एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए एनएस में 1 या 2 होना चाहिए। एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए एनएस में 1 या 2 होना चाहिए, लेकिन साथ साथ N-1d, लेकिन साथ साथ N-1d, N-2f, N-1d, N-2f, NP खाली होना चाहिए। लेकिन साथ साथ N-1d, N-2f एंड NP खाली होना चाहिए। अब सुनिएगा बेटा, मैंने आपको यहां पर ये बोला NP खाली होना चाहिए, N-1 का D खाली होना चाहिए। इधर सुनना, N-1 का D खाली होना चाहिए। क्या इलेक्ट्रॉन किसी शेल में सीधे D में जा सकता है? नहीं, पहले इसका P भरा होगा, N-1 का S भरा हो सकता है, N-1 का P भरा हो सकता है। N-1 का कौन खाली होना चाहिए? D। D में नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैंने यहां पर क्या बोला? N-2 का F खाली होना चाहिए। F खाली होगा, S में हो सकता है, P में हो सकता है, D में हो सकता है। किसके? N-2 में यहां हो सकता है, N-1 में यहां हो सकता है। ये समझिएगा। आइए इधर, एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए, और पर्टिकुलरली मैं ग्रुप 2 की बात कर रहा हूं, तो NS2 होना चाहिए। एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए NS1 या NS2 होना चाहिए, लेकिन साथ साथ N-1d
खाली होना चाहिए, n-1 का d खाली होना चाहिए। s और p में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो ये आंसर है डी ऑप्शन, क्योंकि ऊपर वाले ऑप्शन में तो n-1 डी में इलेक्ट्रॉन है। अगर ns के बाद n-1 डी में इलेक्ट्रॉन चला गया है बेटा, तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तब किसी के दिमाग में अभी भी बत्ती ना जल रही हो, किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर ये यहां भी तो पी दिख रहा है, आपने तो बोला था पी भी खाली होना चाहिए। कौन सा पी है? एन पी खाली होना चाहिए, n-1 का पी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी ना समझ में आए तो कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। किसका? अरे कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल ही तो है। कैल्शियम के कॉन्फ़िगरेशन में क्या 4s2 आएगा? आएगा। उसके कॉन्फ़िगरेशन में 3s2 3p6 भी आता है। पहले 3s2 फिर 3p6 तब जाके 4s2 में ये आ सकता है। n-1 का p आ सकता है, n-1 में d नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इसके बाद भी ना समझ में आए फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, अगले साल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, which of the following general configuration represents main group elements? Which of the following general configuration represents main group elements? चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, डाले दिमाग आराम से। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेन ग्रुप एलिमेंट होते क्या है, तो फिर जाके उसको सॉल्व होगा ना। अगर किसी को मेन ग्रुप ही नहीं पता फिर कुछ नहीं कर सकते अपन। यहाँ पर लिख देता हूँ, जब तक ऑप्शन लिख लिया। चले बेटा ना, यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले नॉर्मल एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करें, इधर ध्यान देना। तो ये टर्म भी हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, जैसे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हेलोजन बोला, वैसे अगर मेन ग्रुप एलिमेंट बोल दे या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल दे या नॉर्मल एलिमेंट बोल दे, इसका मतलब ये होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट एस ब्लॉक एंड कंप्लीट पी ब्लॉक। एस एंड पी ब्लॉक कंबाइंड फॉर्म में जब आप देखते हैं तो इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट। अब जैसे ही मैं ये बोलता हूं तो क्या होता है, बड़े बड़े संस्थानों में बड़े बड़े जो टीचर होते हैं, ठीक है, वो कुछ और बताते हैं, कुछ किताबों में कुछ और लिखा होता है, मॉड्यूलों में भी कुछ और लिखा था, आंसर भी कुछ और दिया होता है। समझ लें पहले उस बात, इसमें एम्बिग्विटी है। एक्चुअल में जब मैं पूरा एस ब्लॉक और पूरा पी ब्लॉक बोल रहा हूं तो पूरा एस ब्लॉक मतलब ग्रुप 1 और 2 हो गया, और पूरा पी ब्लॉक कहने का मतलब हो गया 13 से लेकर 18। तो जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं वहां पर ऐसा बताते हैं, जो पढ़ा होगा उनको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा बताते हैं कि पूरा एस ब्लॉक पूरा पी ब्लॉक एक्सेप्ट इनर्ट गैस, ऐसा बोलते हैं। और ऐसा बोलकर बोलते हैं कि उसे नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, ऐसा बताया जाता है। ये गलत है। एनसीईआरटी इससे इत्तेफाक नहीं रखता। एनसीईआरटी आप उठाएंगे इसकी पीरियोडिक टेबल की एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे, हरे कलर की किताब है एनसीईआरटी, क्लास 11 की फर्स्ट पार्ट, उसमें चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, जिसको हम पीरियोडिक टेबल नाम से पढ़ाते हैं यहाँ पर, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एस ब्लॉक के बारे में 1-2 पैराग्राफ दे रखे हैं, पी ब्लॉक के बारे में 1-2, मतलब पीरियोडिक टेबल में छोटा छोटा एक ब्रीफ पैराग्राफ दे रखा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का। उसमें जब आप पी ब्लॉक वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे वहां पर क्लियरली आपको मिलेगा एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक कंबाइंड टू फॉर्म मेन ग्रुप एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लिखा हुआ है। उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि एस एंड पी ब्लॉक एक्सेप्ट इनर्ट गैस, ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल वहां नहीं किया। उसने सिर्फ इतना लिखा है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक कंबाइंड टू फॉर्म मेन ग्रुप एलिमेंट। इसका मतलब ये निकल के आता है कि हमें ग्रुप 18 को भी मेन ग्रुप या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में कंसिडर करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्या बात ये समझ में आ गई आपके? ठीक है। अब देखो, अगर आप 18 को एक्सक्लूड करते कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ बनता, P6 नहीं आता, और आप जब 18 को इंक्लूड कर रहे हो तो 6 तो आएगा। तो अपन 2 ऑप्शन तक तो पहुंच गए कि या तो ए होगा या बी होगा। और मैंने आपको क्या बोला कि एस और पी ब्लॉक दोनों को लेना है। क्या एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन NS122 होता है बेटा? हाँ, ये वाला पार्ट तो कॉमन है, चेंज केवल यहां है। अब ये अपने को समझना होता है कि आंसर 1 to 6 आएगा या 0 to 6 आएगा। जब ये क्वेश्चन आएगा, इतना अगर किसी को पता है तो जल्दबाजी में बच्चा ये लगाता है, जो कि गलत है। क्यों लगाता है? सुनना। बच्चे को बोला एस ब्लॉक, हाँ सर 1 to 2, सर पी ब्लॉक NS2 NP 1 to 6, ठीक है। बच्चा ये सोच के लगा देता है, गलत है, 0 to 6 आएगा। क्यों आएगा? ध्यान सुनना। एस ब्लॉक इसमें इंक्लूड है या नहीं है? है।
एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए एनएस में 1 to 2 होना चाहिए, लेकिन साथ साथ n-1d, n-2f और np खाली होना चाहिए। इसमें एस ब्लॉक को भी तो इंक्लूड करना है, और एस ब्लॉक को अगर इंक्लूड करोगे तो np 0, और पी ब्लॉक को इंक्लूड करना है तो p 1 to 6। इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। किसी के दिमाग की बत्ती अभी भी ना जली हो तो एक और चीज बता देते हैं, उसके बाद ना जले तो फिर मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। इधर देखें, अगला केस समझ ले, समझा देता हूं, 1 मिनट फिर लिख लेना। देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और इस तरह से हम लोग कहां तक चले गए बेटा? नियॉन तक। यहां पर ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिए सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट बेटा। कौन से पीरियड के एलिमेंट? सेकंड। 3 से लेकर 10। क्यों मैंने इन्हीं को लिया? क्योंकि फर्स्ट पीरियड में स होता है, सेकंड पीरियड में सब, थर्ड में सब, और हमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव में एस और पी ही आते हैं, इसीलिए हमने वो लिया। ठीक, ये सब रिप्रेजेंटेटिव। क्या ये रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है? है। अब सुनो, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इनर्ट गैस फर्स्ट पीरियड की आ जाएगी, और फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस कौन होती है बेटा? हीलियम। बची हुई कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, 2s1 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s2 2p6। अब इसको मैथ्स की तरह जनरलाइज कर दीजिए। हीलियम को भूल जाइए, कोई मतलब नहीं उससे। ये जो 2 है, या ये जो 2 है, ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। तो ये 2 क्या बता रहा है? n। अब बताइए, s का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बेटा? 1 to 2। चारों ऑप्शन में यही दे रखा है। मान लो कहीं पे 0 to 2 दिया होता या सिर्फ 2 दिया होता तो अपन एलिमिनेट कर देते, पर सब में यही है। p की वैल्यू, सर p की वैल्यू तो 1 to 6 दिख रही है, पर यहां दिख रही है। क्या ये भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है? हाँ, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के लिए p की वैल्यू s के लिए क्या है बेटा? 0। तो ये वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है बेटा? 0 to 6। ये आंसर है। अब ये नहीं आए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बैक कर दूं स्लाइड, ये लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जो है, बोल दे रहा हूं, स्टेटमेंट लिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग represents which of the following represents the maximum number of electrons? Which of the following represents the maximum number of electrons in outermost shell of s, p, d and f block elements? s, p, d, f block elements generally। ठीक है, आपके सामने चार चार वैल्यूज दे रखी हैं, 2, 6, 10, 14, 28, 18, 32, 28, 10, 15, 28, 22। बताना इनमें से कौन सी वैल्यू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के आउटर मोस्ट शेल के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। सॉल्व कर ले, दिमाग लगा ले आराम से। ए बी सी डी में से ही कुछ होगा, कर लो आराम से, दिमाग लगा ले, लॉजिक लगा ले, समझ ले आपके हिसाब से कि आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या करेंगे। एक अप्रोच डेवलप कर लीजिए, फिर जब बताऊंगा क्रॉस वेरीफाई करते जाइएगा कि आपने सही सोचा या गलत सोचा, या किस स्टेप तक सही सोचा और कहां पर आपने गड़बड़ी करी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़े हमेशा। हमेशा जो दिखेगा वो आंसर हो ये जरूरी नहीं है, और हो सकता है जो दिखे कई बार वही आंसर हो। बहुत सारा आ रहा है ना बेटा, इसलिए नहीं दे रहे, ठीक है ना। उसके बाद फिर यही लेंगे उसके साथ। तब तक जो हो चुका उसको पढ़ लो एक बार अच्छे से, है ना। अच्छा, टेस्ट में जब ज्यादा सिलेबस आता है तो ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं। पहली बात तो समझ लो, अपने से जितना हो पा रहा है उतना चेक करना है अपने को। जैसे मान लो आपने 70% कवर करा, पहली बात तो टेस्ट छोड़ना नहीं। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो टेस्ट छोड़ देते हैं। अपन ने 5% पढ़ा और अपन ने टेस्ट छोड़ दिया कि अपन ने 95 नहीं करा, ये गलत होता है बेटे। आपने 5% ही पढ़ा। तो नहीं पढ़ने के कई रीजन हो सकते हैं। एक तो इंटेंशनली नहीं पढ़ा, और एक तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, XYZ, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, कुछ भी हो गया, अपन नहीं पढ़ पाए। कोरोना हो गया, रेंदे बेटा कोरोना दूर ही रहा कभी तो, ठीक है। मतलब कोई कारणवश अपन नहीं पढ़ पाए। पर कोशिश ये करें, आप अगर 10, 20%, 50% जितना भी सिलेबस आपने कवर करा है, टेस्ट जरूर दें, ताकि उतने में से जो क्वेश्चंस आए हैं कम से कम वो अपने क्रॉस वेरीफाई हो जाए कि अपन ने जो पढ़ा उतना अपने को आता है या नहीं आता है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका 100%, अभी भी जो 25 तारीख को टेस्ट हो रहा, हो सकता है बहुत सारा सिलेबस हो, आप पूरा नहीं कवर कर पाए, पर जितना भी आप कवर कर पाए चेक जरूर करें उसको कि अपन ने जो पढ़ा है वो अपने को परफेक्टली आता है या नहीं आता है। क्योंकि आप सिलेबस से भाग तो सकते नहीं, लास्ट में तो आप पूरा ही सिलेबस आएगा, तो आपको कंप्लीट तो करना ही है। अभी नहीं करोगे तो बाद में करना है। तो इससे बेटर है कि अपन कुछ पार्ट अभी कवर कर ले, है ना, इसीलिए ध्यान रखिएगा।
चलिए इसके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। आपको इसका जो आंसर है वो डी है, लास्ट ऑप्शन नहीं आएगा। क्या आंसर आ रहा है, ए या बी? बी। अच्छा, और ए और सी और डी। मैं कई बार गलत आंसर बताता हूँ, ध्यान रखना है ना, मैं पहले बता देता हूँ, मैं मजे लेने के फुल मूड में रहता हूँ कभी कभार, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर तो डी है, मजे नहीं ले रहा हूँ अभी तो मैं। अब सुनो क्यों ये आंसर है, समझना ध्यान से ना। एक्चुअल में जिनका आंसर ए या बी की तरफ जा रहा है वो क्यों जा रहा है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं बेटा ढंग से। क्वेश्चन में कौन सा शेल बोला है, आउटर मोस्ट, और आप पेनल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कराया था उसमें डी का आंसर 9 to 18 आया था और एफ का आंसर 19 to 32 आया, तो आपके दिमाग में अभी वही घूम रहा है। ये एग्जाम में भी होता है। एग्जाम में लास्ट टाइम पे आप जो चीज पढ़ के जाते हो दिमाग में बहुत तरोताजा रहती है। अब जब क्वेश्चन आता है ना तो आप क्वेश्चन से तो आपको कोई मतलब होता ही नहीं कभी। हम जो पढ़ के गए वही सही होता है। अब वो ऑप्शन में अगर आपको वो चीज जो आप लास्ट में पढ़ के गए ना 10-15 मिनट में, अगर वो कहीं भी दिख रही है ना आपके लिए वही सही, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी करके जाते हो, क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आंसर तो हमें पेज भरने के लिए लिखना है ना। पहली 2 लाइन वही, आखिरी 2 लाइन वही, बीच में कुछ भी लिख दिया, है ना, और नंबर भी मिल जाता है। तो ये यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। एक्चुअल में क्या होता है, हम जो चीज तुरंत पढ़ रहे होते हैं ना वो फ्रेश होता है बेटा दिमाग में, तो अपने को अगर वो चीज कहीं पर भी दिख रही होती है ना तो अपना दिमाग ऑटोमेटिकली उसको टिक करवा देगा आपको। ये बहुत बड़ी गलती होती है एग्जाम में, ऐसा बहुत बार करेंगे अपन इनऑर्गेनिक में। जैसे जैसे पढ़ेंगे मैं पढ़ाऊंगा, फिर वही ऑप्शन दूंगा, फिर आप उसी को टिक करोगे, फिर मैं यही बात बोलूंगा, तो मैं आपको याद करवा दूंगा इसको आखिरी तक कि ऐसा होता है ना। साइकोलॉजी बेटा, ह्यूमन साइकोलॉजी है। आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको 4 ब्लॉक बोले बेटा, कौन कौन से ब्लॉक बोले, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक, अब ये एसपीडीएफ ब्लॉक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको क्या बोला है, एसपीडीएफ ब्लॉक के अंदर आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो पहले इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं बेटा। क्या एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2 होता है तो यस। पी ब्लॉक का NS2 NP 1 to 6 होता है यस। इसका NS0 to 2 N-1D 1 to 10 होता है बेटा। और एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 N-1D 0 और 1 और N-2F 1 to 14 होता है, ये अपने को पता है। अब हमें फोकस किसके ऊपर करना है बेटा, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल मतलब एन, ये आउटर मोस्ट शेल है दोनों। आउटर मोस्ट शेल का एस सब शेल और आउटर मोस्ट शेल का पी सब शेल, मतलब 2 का एस 2 का पी दोनों है तो आउटर मोस्ट शेल है। ये आउटर मोस्ट शेल है और ये आउटर मोस्ट शेल है। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस शेल के एस में जाता है, फिर उसी शेल के पी में, डी में, एफ में। पर इधर एस दिखा रखा है मतलब पीडीएफ में भी नहीं गया, इधर पी दिखा रखा है मतलब इसका एस ऑलरेडी भरा हुआ है। इसका एस दिखा रखा है मतलब आगे नहीं गया पीडीएफ में, और इस शेल का भी एस दिखा रखा है मतलब आगे नहीं गया। बताइए यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, चारों ऑप्शन में 2 दे रखा है, उससे तो कुछ पता नहीं चल रहा आपको। इधर आइए, कई बच्चे इसको देखकर 6 टिक कर देंगे, नहीं बेटा गलत है। आउटर मोस्ट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8। अरे भैया पी ब्लॉक का ग्रुप 18, हमने लिखा था ग्रुप 1 जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1, वहां पर लिखा था नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। ऐसे ग्रुप 18 में लिखवाया था नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8। 18 का 8 होता है बेटा। यहां पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 और यहां पर भी 2, तो आंसर इज 2 8 2 2, और वो आंसर कौन सा बेटा, डी। हम लोग क्या पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट या प्री पेनल्टीमेट देख लेते हैं। अब एक और ये तो हो गया, अब एक जादू दिखाते हैं आपको इसमें, सुनो। ये तो हो गया, ये तो कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर लिया, पर वो जादू का दिमाग होता तो अभी तक कर ही चुके होते हैं। देखो ये अपन ने लॉजिकली सॉल्व किया। जूनियर क्लासेस से आप एक बात पढ़ते हुए आते हो, कोई भी एलिमेंट क्या आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, कब भी नहीं हो सकते। पर इतना होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, 8 से कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते, इसीलिए आंसर है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। कौन सा बेटे, ये वाला। देखो वाला शब्द से बहुत नफरत है मेरे को आजकल। चले आइए सुनिए, यहां पर देखो एन की बात करी। एन क्या है, आउटर मोस्ट शेल। एन क्या है, आउटर मोस्ट शेल। दोनों एन है, दोनों आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी आउटर मोस्ट को, ये भी आउटर मोस्ट को। बताइए आउटर मोस्ट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा, 2।
मैक्सिमम दोनों को मिलाकर देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये भी मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम 6 है, टोटल करा 8, तो यहां आ गया 2, यहां आ गया बेटे 8, यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और यहां पर भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 8 2 2 है ना, एस दिखा रखा है क्योंकि और कुछ हिडन नहीं है। चलिए है ना, इसके बाद ये तो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे थोड़े टिपिकल टाइप के या टिपिकल टाइप के, वो हमने डिस्कस करे, इसमें हिडन कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह की हम लोगों ने बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट के ऊपर, ध्यान सुनना। अब जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वैसे मेंडलीव देखो, मैंने आपको शुरू में भी बोला था हिस्ट्री जो है पीरियोडिक टेबल की, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, डॉबराइनर ट्राइड्स वगैरह, इससे क्वेश्चन नहीं आते, बट मेंडलीव थोड़ा सा काम का है। काम का इन द सेंस उसके रिप्रेजेंटेशन काम में आते हैं। जैसे हम लोग ग्रुप 1 को 1 लिख देते हैं, तो मेंडलीव में उसको 1A लिखा जाता है। तो हम इस रिप्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस तरह से भी रिप्रेजेंट करके दे दिया जाता है। तो आइए उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहां मैं लिख रहा हूं बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, और यहां पर मैं उसके बाद रिप्रेजेंट कर रहा हूं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिलहाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 18 ग्रुप्स है बेटा हमारे पास, 14 15 16 17 और 18। ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हुई, और इनके ऊपर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि ये दोनों एस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा का सारा डी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, और ये सारा का सारा पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब पढ़ चुके हैं। अब आते हैं मेंडलीव पे। सबसे पहली बात, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इन ग्रुप्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था और क्यों ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता था, उस पर बात करते हैं। बेटा जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, इस टाइम पर लगभग 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे? 63। तो उन्होंने उन एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया, और जानते हैं बेस्ड ऑन एटॉमिक मास या मास नंबर के बेस पे उनका अरेंजमेंट था, वो सब ठीक है, आपने बहुत बार पढ़ा है तो उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स थे वो टोटल 8 ग्रुप्स थे। कितने ग्रुप्स थे? 8, 1 to 8। और उनके जो ग्रुप्स थे उनको उन्होंने रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट किया था। कैसे रिप्रेजेंट करता? रोमन नंबर। उन्होंने 1 से लेकर 8 को हम ऐसे न्यूमेरिक 1 2 3 4 5 6 7 8 ना लिख के रोमन नंबर्स में लिखेंगे। और इस 1 to 8 में जो 1 to 7 वाले थे, कौन से बेटा? 1 to 7, 1 to 7 वाले, एक और का जीवन बर्बाद। 1 to 7 वाले सुने ध्यान से, तो 1 to 8 में से जो 1 to 7 वाले थे, ध्यान सुने, इसको उन्होंने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। ठीक है, अब सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी की बात करें अगर हम, तो देखो 8 वाले को उन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया था, 8 को सिर्फ 8 लिखा, बाकी 1 को 1A 1B, 2 को 2A 2B, 3 को 3A 3B, 7 को 7A 7B, उन्होंने ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया था। पर ऐसा रिप्रेजेंटेशन किस बेसिस पे किया उसकी बात कर रहा हूं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट था मास नंबर के हिसाब से तो था ही था, साथ में वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी का भी रोल था बेटा। किसका रोल था? ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी। और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन रेडॉक्स में पढ़ते हैं। वैलेंसी वाज टेकन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी ली थी, या कंपाउंड्स में ऑक्साइड या हाइड्राइड जो कंपाउंड होते हैं वहां से उन्होंने चेक किया था। मैं आपको अभी ऑक्सीडेशन स्टेट से थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं क्या होता है। जैसे मान लीजिए ग्रुप 1 की बात करें अभी फिलहाल के हिसाब से, तो है लीना की रब से फरियाद है बेटा। इन ग्रुप की जो ये ग्रुप 1 है ना, इन सबका एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 था उसको उन्होंने वहां पर ग्रुप 1 बोल दिया, और इन सबकी वैलेंसी भी 1 होती है बेटा, इन सबकी वैलेंसी भी 1 होती है। ठीक है, इसी तरह से ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, आप जानते हैं रेडॉक्स जब आप पढ़ोगे तो इनका कॉमन स्टेट क्या आएगा बेटा? +2, या फिर इनकी वैलेंसी 2 होती है। इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया बेटा? 2। इस तरह से उन्होंने 1 से 7 तक बेस्ड ऑन वैलेंसी या बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट नाम दिया था। ठीक है, क्या हो गया? ठंड लग रही है या ज्यादा जोर से बोल रहा हूँ? आज बहुत धीरे बोल रहा बेटा मैं, वो तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं। ठीक है, भूल जाओ, उसके बारे में अगर बात करनी तो कोई मतलब ही नहीं है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ध्यान से सुनिए इधर। हाँ, ग्रुप 17 की बात कर रहे हैं। ग्रुप 17 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज होता है बेटा वो -1 से +7 होता है। इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको नाम दे दिया ग्रुप नंबर 7। ठीक है, इस तरह से करा। मान लीजिए मैं ग्रुप 12 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? ग्रुप 12, डी ब्लॉक, जिंदगी, कबाड़ा, हो गई, यूयूबी,
एक बात बताइए, क्या जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? कैडमियम +2, मर्क्यूरी 1 और 2 दोनों दिखाता है, पर दोनों कॉमन देखना है। कॉमन क्या आ रहा है बेटा? +2। तो इसको भी क्या नाम दे दिया? 2। अब हुआ क्या, इसका भी 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया, और इसकी प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं होती, वरना इसको इसी ग्रुप में डाल देते। तो फिर उनके सामने ग्रुप 2 नाम के 2 ग्रुप आ गए, तो उन्हें उसे डिवाइड करना पड़ा। एक को बोलना पड़ा 2A और एक को बोलना पड़ा 2B। तो इस तरह से वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे उन्होंने ग्रुप को पहले 1 से 8 तक बांटा। 1 से 7 वाले जो ग्रुप थे उनके डबल डबल ग्रुप्स मिल गए, 8 का मिला ही नहीं उन्हें डबल ग्रुप, क्योंकि उस टाइम तक इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। इनर्ट गैस को हमने 0 ग्रुप लिखा था, 8 ग्रुप नहीं लिखा था। तो 1 से 7 को उन्होंने ए और बी में सब डिवाइड किया। अब ये ए और बी किसके लिए क्या यूज करा? जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ग्रुप्स थे उनके लिए एक यूज किया गया, और जो डी ब्लॉक के ग्रुप्स थे उनके लिए बी का इस्तेमाल किया गया। जैसे ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 2, एस ब्लॉक का है तो ए, बी ब्लॉक का है तो बी, ऐसा। जैसे इसके लिए ग्रुप 1, तो एस ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है? एस ब्लॉक, ए। एस ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का? पी ब्लॉक का। एस और पी ब्लॉक के लिए ए, और अगर डी ब्लॉक का होता तो बी का इस्तेमाल किया जाता। आइए इसको यहां पर देखते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हिसाब से 1 को बोला गया 1, 2 को बोला गया 2, 3 को बोला गया 3, 4 को बोला गया 4। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे? 8। तो 8 तक तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब ध्यान सुनना, 8 तक तो 8 बोल दिया। मेंडलीव में 9 और 10 नाम के कोई ग्रुप थे क्या? नहीं, 8 तक ही तो थे, 1 से 8। तो उन्होंने क्या करा, जब ये एलिमेंट भी डिस्कवर हुए ना, तो ऐसा किया गया कि इन तीनों को मिला के 8 बोल दिया गया, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम ग्रुप नंबर 8 ही था, 9 या 10 नहीं था। 11 भी तो नहीं था सर, पर 11 में लास्ट में कौन आ रहा है? 1, तो इसको बोल दिया 1। इसके लास्ट में 2 आ रहा है तो 2, लास्ट में 3 आ रहा है तो 3, 4 आ रहा है तो 4, 5, 6, 7, 0। 18 तो डिस्कवर ही नहीं हुआ था ना उस टाइम तक, अभी तो बताया मैंने, ठीक है। तो 8 नाम का तो यही ग्रुप है, मतलब इधर 8 नहीं है, पर इधर देखो 1 से 7 और 1 से 7 के 2 पार्ट बन रहे, और इसीलिए इनको ए और बी में सब डिवाइड करना पड़ा। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक को क्या बोल दिया? ए। 1A, 2A, 3A से लेकर 7A। और डी ब्लॉक को क्या बोला गया बेटा? बी। 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। 8 को कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, 8 क्योंकि ए और बी में डिवाइड नहीं हुआ है, तो 8 बोल दे तो भी समझ जाएंगे इसी को। और अगर हम इस नॉमेनक्लेचर से चले तो 8B भी लिखा जा सकता है। 8B बोले चाहे 8 बोले, समझ में आना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप नंबर 8, 9 एंड 10। नोट करें, ठीक है बेटा। तो यहां तक नोट कर लें, अब इसके आगे का जो डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है।